हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू फाइनेंस जगत, जहां पर कि आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर और फाइनेंशियल मैटर पर फ्री में नॉलेज मिलती है। दोस्तों, पर्सनल लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ बात कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वीआईपी मेंबर बन के डायरेक्टली फ़ोन पर भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पर्सनल लोन पर ये जो सीरीज़ बनाई है ये उसका 4th वीडियो है। पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनल लोन लेने से पहले आपको खुद से क्या पूछना चाहिए, खुद से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, लेंडर से क्या पूछना चाहिए, ताकि आप किसी गलत लोन में ना फंस जाएं, गलत ईएमआई बनवाकर गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट, गलत टेन्योर में ना कहीं आप फंस जाएं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आप चाहते नहीं थे, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया, किसी कारण से आप ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पाए, तो फिर उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपने करना है, टॉक टू द लेंडर डायरेक्टली। देखिए, डरना नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने मान लीजिए कि ईएमआई आप पहले रेगुलरली भर रहे थे, लेकिन आपकी एक ईएमआई या 2 ईएमआई स्किप होगी, तो आप क्या करिए, लेंडर से डायरेक्टली बात करिए। अब लेंडर चाहे वो आपका बैंक है, चाहे वो एनबीएफसी है या कोई भी है, आप उसको बताइए कि भैया ये समस्या हो गई है। अब समस्या कोई भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आ गई थी, आपने पैसे वहाँ पे यूज़ कर लिए, या घर में कोई बीमार हो गया था, मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी, या आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ गई है, या आप कहीं रीलोकेट कर रहे थे, या आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी था, तो आपकी कोई भी दिक्कत है तो आपको अपने लेंडर से डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि भैया ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं आपकी ईएमआई नहीं पे कर पाया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमने अपने लेंडर को क्या करना है, कॉन्फिडेंस में लेना है कि भैया ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं आपकी ईएमआई नहीं दे पाया, नेक्स्ट ईएमआई आपकी टाइम से आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए। डरना नहीं है बात करने से, आप अपनी सिचुएशन को क्लियर करिए, ठीक है जी। दूसरी चीज, आस्क फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग। अब आप ये कब बोलोगे, ये आप तब बोलोगे जब आपकी परमानेंट प्रॉब्लम आ गई है कोई। अब फॉर एग्जाम्पल कि शुरू में आपने जो ईएमआई बनवाई वो थी 5,000 रुपए की, लेकिन अब किसी कारण से आप 5,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप कितने पैसे अफोर्ड कर पा रहे हो, सिर्फ ही 3,000 रुपये। तो आप अपने लेंडर को बोलिए कि भैया मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि उसको थोड़ा सा चेंजेस उसके अंदर आप कर दीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ईएमआई छोटी करेंगे तो जो टेन्योर है ना लोन का, वो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आपको जो इंटरेस्ट है वो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और जरिया है ही नहीं, कोई और सोर्स है ही नहीं, तो फिर तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ही बोलना पड़ेगा। ये ईजी रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अब लोगों को क्या लगता है, जनरली लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपये की ईएमआई थी, अब वो ईएमआई भर नहीं रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उससे डिफॉल्ट हो रहा है। वो लेंडर को बोलते ही नहीं है कि भैया मैं कम पैसे भर सकता हूँ। उसको जाके बोलिए कि भैया मैं 5,000 नहीं भर सकता, उस टाइम थी सिचुएशन ऐसी, अब नहीं है, तो 3,000 रुपये भर सकता हूँ। तो वो आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा। वो कहेगा ठीक है, 3,000 रुपये के हिसाब से इतना टेन्योर बनेगा, इतनी देर तक आप लोन जो है वो भरते रहिएगा। तो उसमें अपने क्या दिक्कत है, आप 3,000 रुपये भरते रहिए। आप अपने लोन में डिफॉल्ट मत करिए। डिफॉल्ट करने से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग आप करवा के देखिए। नंबर थ्री है जी, नो योर राइट्स। अब यहां पर आपके पास राइट्स भी हैं। मान लीजिए कि आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया था। सिक्योर्ड लोन का मतलब कि आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी थी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया था, तो आप कह रहे हो कि भैया मैं पैसे तो दे नहीं सकता, तो लेंडर क्या करेगा, लेंडर आपकी प्रॉपर्टी को सेल करेगा। तो यहां पर अपने पास राइट क्या है, राइट है जी, राइट टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को बैंक औने पौने दाम में बेच देगा और अपने पैसे वसूल लेगा। नहीं, आपके पास राइट है कि आपकी प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन करी जाए। आपके पास राइट क्या है, राइट टू डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि बैंक आपको बेइज्जत करेगा, या वो ऐसे लड़कों को, ऐसे बंदों को आपके घर पे भेज देगा जो कि आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपके साथ गाली गलौज करेंगे। आपके पास राइट है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसको बोलते हैं राइट टू डिग्निटी। तो ये कुछ एक राइट्स होते हैं जिनके बारे में कि आपको पता होना चाहिए।
अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आपको प्रॉपर्ली डिटेल में इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है ईएमआई डिफ़ॉल्ट में, आपको बैंक या लेंडर परेशान कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर सकें, इसके ऊपर भी वीडियो बना सके, बात कर सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ट्राई टू अरेंज रीफाइनेंस। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी लेंडर से लोन लिया था 2 लाख रुपए का, अब उस लोन की भरपाई आप कर नहीं रहे हो, वहां पर आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है मान लीजिए कि 15% है। अब आपको ये 15% ज़्यादा लग रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं, आप किसी सेकंड लेंडर से सस्ता लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10% पे मिल रहा है, तो यहां से लोन लेके इसकी भरपाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रीफाइनेंस। इसका मतलब कि आपने क्या किया, आपने एक लेंडर का लोन उतारने के लिए दूसरे से लोन ले लिया। ठीक है जी। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ता है। अब इसमें और ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, ऑप्शंस ये भी हो सकती हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी थी तो पर्सनल लोन ले लिया। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर पर्सनल लोन की पेमेंट करनी थी, जो ईएमआई है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी केस में ऐसा किया जा सकता है। आप एक जगह से फाइनेंस करके दूसरी जगह पे उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं दिए जा रहे, तो आप दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपके जो लेंडर है उसने क्या किया, उसने आपकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, ईएमआई छोटी कर दी, या आपने रीफाइनेंस करवा लिया, या आपको जो थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ट्राई टू पे योर फ्यूचर ईएमआईज ऑन टाइम। अगली ईएमआईज को आप प्लीज़ टाइम पे करिए, क्योंकि पता है क्या है, अगर आप अगली ईएमआईज को टाइम पे करेंगे ना, तो आपका सिबिल भी इंप्रूव होएगा, आपको नेक्स्ट लोन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लेंडर की नज़रों में आपकी रेपुटेशन भी बनी रहेगी। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट कभी मत करिए। अगर डिफ़ॉल्ट हो गया है एक दो ईएमआईज का, तो इसको आप परमानेंट मत करिए। परमानेंट डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी डिफ़ॉल्ट हो जाता है। हाँ, कोई किसी से भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि फ्यूचर में आप दोबारा डिफ़ॉल्ट मत करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपसे ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोन में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका लेंडर आपके अगेंस्ट क्या कर सकता है। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ बात करिए या आप कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।